लंबी लंबी सांस लेते हुए 3 बार करेंगे ओम का लंबा उच्चारण। परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए और उनकी सूक्ष्म उपस्थिति द्वारा हम सभी के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप सभी योगाभ्यासी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आइए सद्बुद्धि की कामना के साथ गायत्री मंत्र, जिसे वेदों का महामंत्र भी कहा जाता है, संवेद स्वर में इसका पाठ करें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रोग शोक भय मृत्यु आदि दुविधाओं से निकालने वाला महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु शिष्य मंत्र, इसे स्वाध्याय मंत्र अथवा संकल्प मंत्र भी कहते हैं। गुरु और शिष्य का व्यवहार का आपस में कैसा हो, इसका वर्णन इसका निर्देश इस श्लोक में दिया गया है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रार्थना मंत्र। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और जन्म मरण के बंधनों से छूटकर मोक्ष या अमरत्व की ओर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो आज के सत्र में हम 2 तंत्रों पर बात करेंगे। 2 बॉडी सिस्टम्स वी विल कवर टुडे। पहला है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। दूसरा है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। इन दोनों के बारे में बात करने से पहले कल जो विषय था हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और उससे पहले जो हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र। ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ संयोजन में कार्य करते हैं, और इन पर कौन सी यौगिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, ये विषय मुझे आपको आज बताना था। तो सबसे पहले हम लेते हैं श्वसन तंत्र को।
सामान्यतया जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग, जैसे यॉगिक जॉगिंग के पोस्चर्स में पूज्य स्वामी जी लगातार हमें बताते हैं कि इसे लंबी लंबी सांसों के साथ करें। तो ये एक्सरसाइज और ब्रीदिंग का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो व्यायाम के साथ साथ हमारा दीर्घ श्वसन जो है वो भी हो जाता है और वो हमारे फेफड़ों को बहुत लाभ पहुंचाता है, उनको एक्टिव बनाता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाता है। फिर जो हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं बहुत अच्छा है हमारे फेफड़ों के लिए। उसको हम 3 गतियों से कर सकते हैं। जो स्वस्थ हैं वो अपने स्वास्थ्य को और उत्तम बनाने के लिए, अपने फेफड़ों को और स्वस्थ बनाने के लिए और क्रियाशील बनाने के लिए, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम करें। जिनको कोई रोग है, वो जिनको कमजोरी है, इंटरनल इम्बैलेंस के कारण, जैसे आपको हार्ट, हाई बीपी आदि की भी ट्रबल है, तो धीमी गति से ही करें मगर लगातार करें। लगातार जब हम अपने फेफड़ों को दीर्घ श्वसन के माध्यम से सक्रियता प्रदान करते हैं तो वो हमारे फेफड़ों के रोगों को भी दूर करता है और हृदय को भी लाभ देता है। तो ये धीमी गति से लंबा दीर्घ श्वसन 3 से 5 सेकेंड लगाते हुए श्वास को लंबा गहरा भरें और लगभग इतना ही समय लगाते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। और सामान्य जो गति हम कहते हैं 2-2.5 सेकेंड में या 2 से 3 सेकेंड में श्वास लेना छोड़ना, वो सामान्य गति है। और इसके साथ साथ अंतर कुंभक, आभ्यंतर कुंभक जिसे कहा जाता है, श्वास को अंदर भर के थोड़ी देर रोकने का भी अभ्यास करें। रोकने के बाद फिर उसको धीरे धीरे छोड़ें। जितने समय में श्वास ली उतने ही समय में छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार ये भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा भी बढ़ाता है। एक तरह से हम कहें कि ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और ऑक्सीजन हम आप सब जानते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण का कार्य करती है। तो ये ऑक्सीजन या प्राणवायु हमारे प्रत्येक सेल में पहुंचकर हमारे प्रत्येक सेल को ऊर्जावान, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जावान बनाने का काम करती है। तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेना, माने अपनी जो बैटरी, जैसे हम फोन की बैटरी को चार्ज कर देते हैं, 5 से 10 मिनट का अभ्यास आपके पूरे दिन भर आपको सक्रिय रखेगा। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको भी बढ़ाने का काम करता है भस्त्रिका का अभ्यास। तो यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज जब आप विश्राम की भी अवस्था में होते हैं तो एक बार अगर आपने दिन की शुरुआत में भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया तो दिन भर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट हायर रहेगा, थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा और आपकी कैलोरी बर्निंग में भी मदद करेगा, आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ा हुआ रखेगा, सुस्ती नहीं आएगी आपको और अच्छी तरह से आप अपनी पूरी दिनचर्या को निभा सकेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भस्त्रिका प्राणायाम हमारी श्रृंखला में। पूज्य स्वामी जी ने जो हमें पैकेज दिया है बनाकर, उसमें आरंभ इस प्राणायाम से ही किया है। प्राणायाम की श्रृंखला के 8 प्राणायाम का आरंभ हम भस्त्रिका के साथ करते हैं। पूरी बॉडी को रिचार्ज कर देता है ये ज्यादा मात्रा में प्राणवायु ऑक्सीजन पहुंचाकर। इसके अलावा जो है फेफड़ों के जो भी आसन, कुछ आसन भी हमारे फेफड़ों को मदद करते हैं, जिसमें भी हम श्वास भर के कुछ देर रोकते हैं, वो भी हमारे फेफड़ों को लाभ देते हैं। तो जो भी, जैसे हम कहें पीछे झुकने वाले आसन है, दाएं बाएं झुकने वाले आसन है, फिर हम जैसे गौमुख आसन करते हैं तो एक तरफ का फेफड़ा पूरा स्ट्रेच, हम एक तरफ का जो रिब केज होता है या हम कहें कि मांस, उससे जुड़ी मांसपेशियां हैं, उसकी सहायता से हम एक तरफ पूरा जो फेफड़ा है उसको
एक्सपैंड होने का अवसर देते हैं। तो उसमें जब हम श्वास भर के रखते हैं गौमुख आसन के दौरान, तो ये भी हमारे को बहुत लाभ देता है। इस प्रकार के अन्य आसन भी जो होते हैं जिसमें हम श्वास भरकर और चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं, तो वो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे श्वसन तंत्र के लिए लाभदायक है। और डीप ब्रीदिंग करते हुए या तेजी से श्वास लेते हुए जब नासिका छिद्रों से श्वास अंदर जाती है, तो पीछे जो नेजल कैविटी है उसमें भी फ्रिक्शन ज्यादा होता है गले तक। पूरा जो हमारा नेजल कैविटी से जो विंड पाइप है गले में, ट्रैकिया या ब्रोंकस, वहां तक पूरा जो है फ्रिक्शन जो है तीव्र गति से होता है या ज्यादा मात्रा में होता है। उससे भी बहुत सारे रोग जैसे नाक की हड्डी का बढ़ जाना या कोई मांस का बढ़ जाना, नासिका गह्वर में एडिनॉइड टिश्यू होता है जो द्वारपाल का काम करता है। तो हमेशा श्वास हमें नासिका से ही लेनी चाहिए, मुख से श्वसन नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। नासिका से श्वसन करते हैं तो जो वायु है वो फिल्टर होकर जाती है। नासिका में कुछ हमारे रोम होते हैं, छोटे छोटे रोम या बाल होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को छान देते हैं, हवा में से रोक लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया वायरस को भी रोक लेने का काम करते हैं। नेजल जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो भी हमेशा नम रहती है, वो भी कुछ पार्टिकुलेट मैटर को कैच कर लेती है। और इसके साथ साथ जो हमारे नासिका गह्वर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो वायु को थोड़ा, जैसे शीत ऋतु में बहुत ठंडी वायु सीधी अंदर लेंगे हम, मुख श्वसन करते हैं तो वो गले में लगती है, वो ठंडी जो वायु होती है वो गले में लगती है, मगर नासिका से जब हम ब्रीथ करते हैं तो फिर वो थोड़ी सी हीट अप कर देता है। ये जो पूरी जो म्यूकोसा होती है, नेजल म्यूकोसा, वो पूरी जो होती है वो हमारे ब्लड कैपिलरी, क्योंकि ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है वहां पे, तो वो टेम्परेचर जो है उसको भी थोड़ा बढ़ा देती है, शरीर के अनुकूल बना देती है, तो वो सीधी गले में नहीं लगती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मेनली जो डीप ब्रीदिंग या भस्त्रिका प्राणायाम जो हम करते हैं उसके लिए बहुत अच्छी, और सामान्य ब्रीदिंग जो करते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया कि हमें नासिका से ही हमेशा ज्यादातर हमें श्वास लेने छोड़ने का कार्य करना चाहिए, ना कि मुख श्वसन करें। तो ये मुख्यतया आपका भस्त्रिका प्राणायाम के लिए है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि कुछ मुद्राओं का भी प्रयोग आप कर सकते हैं भस्त्रिका करते हुए। प्राण मुद्रा या प्राण शक्ति मुद्रा जिसको हम कहते हैं, दोनों जो अंतिम उंगलियां हैं, कनिष्ठिका और ये अनामिका, रिंग फिंगर, ये दोनों को हम एक साथ अंगूठे की टिप से जोड़ें, शेष दो उंगलियों को सीधा रखें, तो इस प्रकार ये जो मुद्रा बनती है ये है हमारी प्राण मुद्रा। तो आप सभी को पता है 5 प्राण हैं हमारे और सभी की मुद्राएं हैं, तो ये एक उन 5 प्राणिक मुद्राओं में से एक है प्राण मुद्रा या प्राण शक्ति मुद्रा। ये हमारे शरीर में शक्ति बढ़ाती है और इसके साथ साथ जो जिनको लगातार थकान रहती है उस थकान को भी दूर करने का काम करती है। तो प्राण शक्ति मुद्रा के साथ मैंने देखा है अपने अनुभव से कि भस्त्रिका, और अगर आप चाहें तो कपालभाति भी कर सकते हैं, या कपालभाति के समय मुद्रा का परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसी भी आपकी शरीर की आवश्यकता हो, जैसी भी रोगों की स्थिति हो, मनस्थिति हो, उसके अनुसार आप मुद्राओं का चयन कर सकते हैं। पर प्राण मुद्रा जो होती है वो हमारे, जैसे कि हम प्राणों का उपयोग करते हैं, 5 प्राण हैं आप जानते हैं, ऊपर उदान, चेस्ट में, छाती के हिस्से में प्राण, उसके नीचे नाभि तक समान और उसके नीचे पैरों तक अपान, और इन चारों में सामंजस्य स्थापित करता हुआ घूमता हुआ पूरे शरीर में व्यान। तो प्राण का जो उपयोग हम कर रहे हैं तो उन प्राणों की शक्ति को बढ़ाने का भी
काम करती है ये प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा लगाकर आप भस्त्रिका कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लंग्स और हार्ट के लिए। तो आइए अब बात करते हैं हमारे हार्ट के लिए या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम की श्रृंखला में। भस्त्रिका का लाभ तो मैंने बताया ही, साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो बहुत सारे जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। जैसे कि हमारे कल मैंने आपको बताया था कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना, 3 कोरोनरी आर्टरीज में धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ फैट का डिपोजिशन कोलेस्ट्रॉल के रूप में या कैल्सिफिकेशन होना उनका, उसके कारण वो नैरो होते जाते हैं, उनमें जो ब्लड का फ्लो है कम होता जाता है। तो इस प्रक्रिया को ठीक रखने के लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। हमारे शरीर में समस्त नस नाड़ियों को परिशुद्ध करने का काम करता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल नाड़ियां, जैसे स्थूल नाड़ियों के रूप में हम देखते हैं रसवह और रक्तवह नाड़ियां, रस और रक्त को ले जाने वाली लिम्फ वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स, उसमें लिम्फेटिक्स आ जाती हैं, लैक्टियल्स आ जाती हैं हमारी, फिर आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स सब आ जाती हैं। तो ये सारी जो हैं स्थूल नाड़ियां हमारी, इनकी भी परिशुद्धि करता है, इनमें आए ब्लॉकेजेस को दूर करता है। ना सिर्फ कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस आते हैं, अन्य आर्टरीज में जो पतली आर्टरीज होती हैं उनमें भी ब्लॉकेजेस आने की संभावना होती है उम्र के साथ साथ। तो इन सभी को स्वस्थ रखने के लिए, साफ रखने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नियमित अगर हम करते हैं तो इन सब का परिशोधन हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। प्रतिदिन जो हम करते हैं 2 प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, हमें कितनी भी जल्दी घर से बाहर जाना हो, योग शिक्षक के तौर पर हमें सुबह जल्दी जाना होता है, ज्यादा डिस्टेंस है तो और जल्दी निकलना पड़ता है, कक्षा का स्थान अगर और दूर है तो हमें और जल्दी निकलना पड़ता है। मगर पूज्य स्वामी जी का निर्देश रहा है हम सब योग शिक्षकों के लिए कि प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति और 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम घर से कर और समय नहीं है तो 20 से 30 मिनट का समय अपने लिए अवश्य निकालें और कपालभाति अनुलोम विलोम कर ही घर से निकलें। क्योंकि देखिए आप बोलते हुए, क्योंकि योग शिक्षक के रूप में आपको इंस्ट्रक्शंस लगातार देनी होती हैं, तो बोलते हुए आप, कक्षा लेते हुए आप प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। बाद में अंत में जो प्राणायाम है, जैसे बीच में सिखाते हुए उज्जयी आप कर पाएंगे, अंत में भ्रामरी उद्गीत और ओंकार ध्यान, प्रणव ध्यान, वो आप सबके साथ कर पाओगे। मगर मुख्य जो बीच के जो प्राणायाम है वो आप इतने नहीं कर पाओगे। आरंभ में भस्त्रिका भी थोड़ा सा आप 2-3 मिनट कर सकते हो साथ में, मगर कपालभाति और अनुलोम विलोम के समय बहुत कम अभ्यास होता है और इनका अभ्यास हमें लंबा करना होता है। ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट आप साथ में कक्षा में अपने साधकों के साथ कर पाओगे। तो कम से कम 10-10 मिनट का अभ्यास सभी योग शिक्षकों को घर से करके तभी प्रातःकालीन कक्षा में निकलना चाहिए। और शाम को भी, अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को भी किया जा सकता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास का समय जो होता है वो प्राणायाम के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो ये जरूर करें आप। और फिर हार्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है स्ट्रेस का, तनाव का। तो स्ट्रेस और तनाव को दूर रखने के लिए जो मेडिटेशन है, ध्यान है, बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं, लेटकर आप योग निद्रा कर सकते हैं, तो ये भी आप करें। जैसे जो बहनें घर में ही हैं, दिन के समय, दोपहर के समय, सुबह का सारा कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता है और शाम का अभी शुरू नहीं हुआ तो थोड़ा सा समय हमें दोपहर के समय मिलता है, तो उस समय आप योग निद्रा करें। शारीरिक थकान भी दूर होगी क्योंकि शरीर शवासन की स्थिति में होता है, और मानसिक थकान जो होती है वो भी दूर हो जाएगी योग निद्रा
चेतनामयी निद्रा, कॉन्शियस माइंड को रेस्ट मिलता है, बॉडी को रेस्ट मिलता है, मगर सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारे सुप्रा कॉन्शियस से कनेक्ट होता हुआ हमें नई ऊर्जा से भर देता है। तो ये आप कर सकते हैं ध्यान, किसी भी तरह का ध्यान आप बीच में भी कर सकते हैं, दिन के बीच के समय में भी आप कर सकते हैं। सर्वाधिक उपयोगी इस समय रहती है योग निद्रा। योग निद्रा को सोने से पहले, रात को शयन में जाने से पहले भी आप योग निद्रा करते हुए निद्रा में प्रविष्ट हो सकते हैं। तो उस समय भी ये बहुत उपयोगी है और हार्ट के स्ट्रेस को, माइंड के स्ट्रेस को ये दूर कर देती है। तो बहुत अच्छा है ये भी। फिर कुछ मुद्राएं हैं, जैसे हार्ट के लिए बहुत उपयोगी मुद्रा है, वो है आपका ये प्राण और अपान के संयोग से, दोनों प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों के संयोग से बने, सॉरी प्राण मुद्रा नहीं, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा, इसके संयोग से बनी हुई। वायु मुद्रा आप सभी जानते हैं, पहली उंगली को अंगूठे के नीचे बेस में लगाकर और अंगूठे को ऊपर से दबा देते हैं, साथ ही साथ अगली दो उंगलियां, बीच की दो उंगलियों को अंगूठे की टिप के साथ जोड़ देना। ये है आपकी मृत संजीवनी मुद्रा। इसे अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं और साथ ही साथ टेक्निकली, क्योंकि ये दो मुद्राओं के संयोग से बनी है, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा, तो अपान वायु मुद्रा, और इसके गुणों के कारण, इससे जो लाभ मिलता है उसके कारण इसे मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। हार्ट अटैक आते हुए रोगी को भी अगर ये मुद्रा लगवा दी जाए तो बहुत लाभ देती है। मेडिकल एड मिलने तक या डॉक्टर के पास पहुंचने तक उसकी जीवन रक्षा का काम करती है। तो ये मुद्रा भी जो है, ये प्राण शक्ति मुद्रा, प्राण शक्ति मुद्रा भी बहुत अच्छी है, प्राणों की शक्ति को बढ़ाती है, उससे भी हृदय को लाभ मिलता है। और ये अपान वायु मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा, ये हृदय के लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। जिनको भी हार्ट की कोई भी कमजोरी है, किसी भी तरह की कार्डियोवैस्कुलर समस्या है, वेल्व की है, रिदम की है, जो हमारी हार्ट की जो गति होती है उसमें जो इरेग्युलरिटीज आ जाती हैं वो है, या हार्ट इनलार्ज हो गया है, सिकुड़ गया है, वेल्व सिकुड़ गए हैं, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो हार्ट की, एनी टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, एंजाइना पेन है या ब्लॉकेजेस आ गए हैं, सभी में ये मुद्रा बहुत इफेक्टिव होती है। इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन आधे घंटे से 1 घंटे तक का आप अभ्यास कर सकते हैं। कुछ देर प्राण मुद्रा करें, कुछ देर अपान वायु मुद्रा करें, और हार्ट और किडनी भी साथ में काम करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, ब्लड के वॉल्यूम को नियंत्रित करने में, और हाई लो बीपी को कंट्रोल करने में, सॉल्ट आदि को रिमूव करने का काम भी, एक्स्ट्रा सॉल्ट आदि के कारण बीपी बढ़ता है तो उनको भी रिमूव करने का काम किडनी करती है। तो किडनी मुद्रा ये जो है, अब अंतिम 2 उंगलियां, उसके ऊपर अंगूठे को दबा दीजिए, पहली 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। तो ये एक तो ये प्राण शक्ति मुद्रा जो होती है उसमें अंगूठे को टिप के साथ जोड़ते हैं और इसमें अंगूठे से इन्हीं दोनों उंगलियों को दबा के रखते हैं। तो ये हो गई आपकी किडनी मुद्रा। तो ये बहुत अच्छी है, ये भी आपको मदद करेगी। हार्ट के रोगियों या किडनी के रोगी हैं तो ये इस मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं मृत संजीवनी मुद्रा के साथ। या तो प्राण मुद्रा का करें या किडनी मुद्रा का करें, दोनों में से एक तो जरूर लगाएं। तो हार्ट मुद्रा के साथ में, तो ये जो है हार्ट मुद्रा नहीं, अपान वायु मुद्रा। हार्ट मुद्रा एक और होती है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मेन ये मुद्राएं हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल है, प्रतिदिन आप इनको लगाकर इनका लाभ ले सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि प्राणायाम करते हुए ही लगाया जाए इनको आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तब भी मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कौन से आसन हैं जो हमारे हृदय को लाभ देते हैं?
आगे की ओर झुकने वाले आसन हैं या जो कार्डियो एक्सरसाइज जिन्हें कहा जाता है, गति पूर्वक जो एक्सरसाइजेस की जाती हैं, वो सभी कार्डियो के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी, इसमें आप ब्रिस्क वॉकिंग भी जोड़ सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग को भी जोड़ सकते हैं, या तीव्र गति से रिदमिक अभ्यास जो किए जाते हैं वो सब आप कार्डियो में जोड़ सकते हैं। तो ये जैसे हम जॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छी आप कह सकते हो कार्डियो एक्सरसाइज। मतलब क्या है, एक बार आपकी हृदय गति बढ़नी चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पर जानी चाहिए, मगर जैसे ही आप विश्राम में आते हैं तो वो हृदय गति भी सामान्य हो जानी चाहिए। तो HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, आपकी थोड़ी बढ़ती है, मतलब चेंज होती है, हाई से लो पर आसानी से आ जाती है, आप हांफते नहीं हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती है। तो ये इट्स अ गुड साइन कि आपकी HRV अच्छी है। तो तेजी से जब आप व्यायाम की अवस्था में तेजी से आपका हृदय काम करता है, हृदय गति बढ़ती है, और जैसे ही आपका आप सामान्य विश्राम की अवस्था में आते हैं, उस क्रिया से बाहर आते हैं, वैसे ही आपकी हृदय गति सामान्य हो जाती है। तो 60 से लेके 100 तक की ये गति के बीच में आपका जो है, या इससे भी ज्यादा हो सकती है व्यायाम की अवस्था में, तो उसमें आपकी वेरिएबिलिटी देखी जाती है हार्ट रेट की। तो वो अगर आपकी अच्छी है, HRV इज गुड, हाई से लो में आना, लो से हाई में जाना, उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं हो रही है, तो दैट इज अ गुड साइन ऑफ हेल्थ। तो ये हार्ट हेल्थ कहना चाहूंगी कि हार्ट आपका अच्छी कंडीशन में है, वो बताता है। तो ये क्रियाएं सब, एक्सरसाइजेस आर ऑल गुड फॉर हार्ट। तो गति पूर्वक रिदमिक एक्सरसाइजेस जरूर करें। तो जॉगिंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं कार्डियो के रूप में। तो ये सभी जो हैं बातें मैंने आपको बताई, कुछ मुद्राएं बताई, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं, आप सभी जानते हैं। हमारे फेफड़ों का यहाँ मध्य में है, यहाँ 2 उंगलियों के पास, ये बीच में, और बीच की 2 उंगलियों के बीच में नीचे पूरा ये फेफड़ों के पॉइंट्स हैं, और छोटी उंगली के नीचे बाएं हाथ में ये हमारा, क्योंकि हार्ट थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, तो पूरी छोटी उंगली को दबाना और उसके नीचे जो हार्ट लाइन है उसके ऊपर इस पॉइंट को दबाना, ये जो है ये हमारे हार्ट के पॉइंट हैं। तो ये आप कर सकते हैं, इनको आप एंजाइना पेन हो तो उंगली की टिप को दबाने से लाभ मिलता है। और हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम, हार्ट को स्वस्थ रखना है, तो ये हार्ट का पॉइंट लेफ्ट हैंड में जो हार्ट लाइन है उसमें नीचे, छोटी उंगली के नीचे का जो हिस्सा है, ये पूरा आप दबा लें, इसको एक्यूप्रेशर दे दें, कुछ सेकंड दबाएं, फिर रुकें, 30, इस तरह 30 सेकंड से 1 मिनट तक का प्रतिदिन आप एक्यूप्रेशर अपना हार्ट का दे सकते हैं। तो ये, और जिनको एंजाइटी, तनाव आदि रहता है, वो रिंग फिंगर को भी दबा लें। दोनों हाथों की रिंग फिंगर जो है आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है, जो एनर्जी ऑफ द बॉडी है उसको बैलेंस में रखने का काम करती है। तो एंजाइटी हो, किसी को स्ट्रेस हो और डिप्रेशन हो, उन लोगों के लिए भी जो है ये दोनों अनामिका जो है, रिंग फिंगर जो है, दोनों को अच्छी तरह पूरा नाखून से के पास ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छी तरह इसको दबा ले। ये क्रिया आप सोने से पहले भी कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल रहेगी, तो अच्छी निद्रा के लिए भी बहुत अच्छी है ये। तो ये आप कर सकते हैं, और तनाव मुक्त अच्छी निद्रा आए, आपकी आईसाइट भी अच्छी रहे, हृदय और मस्तिष्क भी अच्छी तरह काम करे, उसके लिए पैर के तलुओं की मालिश सोने से पहले, जो आपके पैर के तलुए हैं, देखिए 3 जगह आप तेल का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहता है सोने से पहले। नाभि में, नासिका में नस्य के रूप में, और पैर के तलवों में। तो हल्की सी मालिश 2-2, 3-3 मिनट दोनों पैर के तलवों की कर लें, तो उससे आपका बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर भी हो जाता है और बहुत अच्छी रिलैक्स निद्रा में भी आप जा सकते हैं। तो ये जरूर आप करें, ये आपके हार्ट के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए, आईसाइट के लिए, तीनों के लिए ही ये बहुत अच्छी है। तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स, आपका हार्ट और आपका ब्रेन, ये
सभी स्वस्थ रहेंगे अगर ये 3 काम हम रोज कर लिया करें। 3 कौन से? जैसा मैंने आपको बताया, नस्य लेना है, आमंड ऑयल या गाय का पिघला हुआ घी आप डाल सकते हैं। इसी का भी प्रयोग आप नाभि में कर सकते हैं और इसी से ही आप अपने पैर के तलवों की मालिश भी कर सकते हैं। कोई भी तेल लिया जा सकता है तलवों की मालिश के लिए, मगर नाभि के लिए और नासिका के लिए आप नाभि में भी अलग अलग तेल जो हैं अलग अलग लाभ देते हैं। सामान्यतया ये जो है आमंड ऑयल बहुत अच्छा है। 2 ड्रॉप्स ही तो चाहिए आपको नासिका और नाभि के लिए, तो 2-2, 3-3, 4-4 ड्रॉप आप नासिका में डालें, 1 से 2 बूंद आपको नाभि के लिए चाहिए और फिर बाकी पैर के तलवों की मालिश आप किसी भी तेल से कर सकते हैं। तो ये नस्य और साथ में नाभि पर नाभि में तेल लगाना, नाभि का ये जो नाभि पूरण भी इसको कहा जाता है, और फिर पैर के तलवों की मालिश, ये सब बहुत अच्छा है रिलैक्सेशन के लिए, आपके तनाव मुक्त, एंजाइटी मुक्त होने के लिए। आइए अब हम आज का विषय लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा उसके बाद हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आइए पाचन तंत्र, डायग्राम की मदद से भी समझेंगे इसको। पाचन तंत्र क्या काम करता है? पाचन तंत्र, जैसा मैंने आपको पहले भी जब इंट्रोडक्शन दिया था सारे हमारे बॉडी सिस्टम्स का, तब मैंने आपको बताया था कि जो भोजन हम करते हैं उसको वैसे का वैसा जो है हमारी कोशिकाएं उपयोग में नहीं ला सकती। दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, घी, इनको डायरेक्टली हमारी कोशिकाएं सीधा उपयोग में नहीं ला सकती हैं। अपना निर्माण, वृद्धि, अपने कार्य करने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता है, उनको एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमारे शरीर में एक बॉडी सिस्टम है, एक ऑर्गन्स का समूह है जो ये काम करता है, भोजन के बड़े या कॉम्प्लेक्स अणुओं को सिंप्लीफाई या सरल अणुओं में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये उसके बाद जो है वो एब्जॉर्ब करके हमारे रक्त में मिलाया जाता है और उसके बाद ये समस्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाएं इसको ग्रहण करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड स्ट्रीम में से अपनी आवश्यकता अनुसार और फिर उससे अपनी क्रियाओं को संपादित करती हैं। तो ये 5 स्टेप्स में होता है पूरी प्रक्रिया ये जो होती है। तो सबसे पहले आता है इंजेशन, भोजन को हाथ से उठाकर मुख में डालना, मुख में उसको चबाने की प्रक्रिया होती है। जीभ, दांतों की मदद से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी, सैलिवरी ग्लैंड्स भी होती हैं हमारे मुख में, जो लार का उत्पादन, सलाइवा का उत्पादन करती हैं। सलाइवा में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो भोजन में मिलकर उसका पाचन मुख से ही आरंभ कर देते हैं। दांत चबाने की क्रिया, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है और जीभ भोजन को घुमाने का काम करती है। तो ये पूरी प्रक्रिया निगलने तक ये वॉलेंटरी होती है। निगलने की प्रक्रिया भी आरंभ वॉलेंटरी होता है उसका, पर कहीं जाकर वो इनवॉलेंटरी, फिर अपने आप वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये इस प्रक्रिया को कहा जाता है इंजेशन, इंजेशन ऑफ फूड। उसके बाद होता है अलग अलग स्थानों में डाइजेशन, अलग अलग अंग जो हमारी एलिमेंट्री कनाल, जो पूरी अन्न प्रणाली है, उसमें पूरा जो मुख से लेकर और गुदा मार्ग तक अलग अलग स्थानों में अलग अलग आकृति है अंगों की, वहां पर, और कुछ बीच में लिवर, पैंक्रियाज आदि सहयोगी अंगों से आती हुई नलियां भी जुड़ती हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स आदि लेकर आती हैं और उनके द्वारा भोजन का पाचन होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डाइजेशन। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। पाचन जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद
एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो होती है वो आरंभ हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण। तो हमारी छोटी आंत का जो आरंभिक भाग को छोड़ दीजिए, तो आगे के जो हिस्से होते हैं वहां से एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आहार जो अब रस में कन्वर्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करना। उसके बाद ये आहार रस जो है एब्जॉर्ब करके पहले लिवर में ले जाया जाता है। लिवर इसकी फर्दर प्रोसेसिंग, इसका आगे और परिपाक करता है, उसके अणुओं को और सूक्ष्मतर बनाता है या इस रूप में लेकर आता है कि हमारी कोशिकाएं इसका उपयोग कर पाए। और उसके इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को लिवर की प्रोसेसिंग से लेकर, यहाँ पंचभूताग्नियां होती हैं, प्रत्येक हमारी सेल्स में भी भूताग्नियां होती हैं। तो लिवर यहाँ पर पहले कार्य करता है भोजन के अवयवों पर। भोजन के 3 अवयव मुख्यतया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, और इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स वो एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उन पे शरीर को उन्हें पचाने की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये जो है डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। पहले लिवर उस पर काम करता है और फिर कोशिकाएं उसको एब्जॉर्ब करके उस पर काम करती हैं और उससे उपयोग में लाती हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया एसिमिलेशन। और अंत में जो भोजन का अवशेष बचता है उसको रेक्टम या मलाशय में स्टोर किया जाता है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लगभग अंतिम हिस्सा होता है। और उसके बाद गुदा द्वार या मलद्वार होता है, जिसके मदद से जब बॉवेल्स भर जाते हैं एंड वी फील द अर्ज, तो हम उसे एक जनरली निश्चित समय होता है, निर्धारित समय होता है दिन का, जब हम अपने बॉवेल्स को इवैक्यूएट करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एलिमिनेशन। दिस प्रोसीजर इज एलिमिनेशन। तो ये 5 हुए। 4 हमारे पूरी तरह से एलिमेंट्री कैनाल में अन्न नलिका में ही संपादित होते हैं। तो हमारा मुख से लेकर और गुदा द्वार के बीच में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, फिर सहयोगी ग्रंथियों के द्वारा बीच में पूरा जो पूर्ण डाइजेशन का कार्य पूर्ण होता है एसिमिलेशन के द्वारा लिवर और फिर उसके बाद हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं में। तो ये है पूरी प्रक्रिया। अब जो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे भोजन के, ये हमारे भोजन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, मिले जुले फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को श्वेतसार या स्टार्च कहा जाता है। ये सिंप्लीफाई किया जाता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज आदि सिंपल शुगर्स में। फ्रुक्टोज मेनली हमें फ्रूट से मिलने वाली शर्करा को कहते हैं। उसको ज्यादा पचाना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है, बहुत थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद वो शरीर के लिए उपयोगी हो जाती है। और आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज या शर्करा का उपयोग हमारा शरीर या हमारे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा के निर्माण के लिए करती हैं। तो ऊर्जा की जो आपूर्ति करता है ये ग्लूकोज अंश, भोजन का जो ग्लूकोज अंश होता है या भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट अंश होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और हमारे शरीर की ऊर्जा की मांग को पूरा करता है। दूसरा आता है हमारा प्रोटीन। सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा तरह के एंजाइम, सबसे ज्यादा तरह की क्रियाएं प्रोटीन के ऊपर ही करनी पड़ती हैं हमारे पाचन तंत्र को, और इसी के साथ जो है वो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लगभग 20 तरह के एमिनो एसिड्स या एमाइनो एसिड्स हमें प्लांट्स से प्राप्त होने वाले भोजन से हमें मिल जाते हैं और ये सब हमारे शरीर की आवश्यकता है। 2-3 तरह के एमाइनो एसिड्स हमारा शरीर खुद बनाता है, हमारा लिवर और हमारी बॉडी सेल्स खुद उसको निर्माण कर सकते हैं। तो
और जो सेल्स होते हैं इनको फर्दर ब्रेक डाउन करके, इन एमाइनो एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन करके इससे अपना आरएनए, डीएनए मटेरियल और अपना वृद्धि निर्माण करने का कार्य करते हैं। प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। तो यही जो एमाइनो एसिड्स होते हैं 20 से 22 प्रकार के, ये हमारी बॉडी सेल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। इन्हीं को फर्दर प्रोसेस करके इनको छोटे और अणुओं में तोड़ के न्यूक्लियोटाइड्स आदि के रूप में तोड़कर फिर जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं अपनी वृद्धि और निर्माण का कार्य करते हैं। तो तीसरा है ये फैट, जिसको हम कहते हैं वसा। तो ये जो फैट्स होते हैं हाँ, प्रोटीन्स को हिंदी में प्रभुजन कहा जाता है, प्रभोजन या प्रभुजन। तो ये जो वसा या फैट होता है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन आदि में। तो ये जो छोटे अणु होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। हमारी जो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, पहले कुछ हमारी लैक्टियल्स होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई वाहिनियां, एक स्पेशल तरह की लिम्फ वेसल्स हम कह सकते हैं, लैक्टियल्स, जो मोस्ट ऑफ द फैट्स एंड कुछ मात्रा में शुगर्स को, बहुत थोड़े प्रोटीन्स को वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो मेनली फैट्स को वो एब्जॉर्ब करती हैं जो होती हैं लैक्टियल्स। लिम्फेटिक सिस्टम में लगभग 40 to 60% फैट को यहाँ पर, जो हमारे भोजन का 40 to 60% फैट होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पूरा जो हमारी रस वाहिनियां होती हैं या रस के जो रसवाही चैनल्स होते हैं, इंटरस्टिशियम, उसमें प्रवाहित करने का काम करती हैं। सभी कोशिकाओं को इससे नम रखने का, उनको नम रखने का, स्वस्थ रखने का काम करता है हमारे शरीर में बहने वाला रस या लिम्फ। तो ये लैक्टियल्स जो हैं वो आहार रस का अवशोषण करके, जिसमें मुख्यतया फैट्स होते हैं, तो ये लिम्फ का निर्माण करती हैं, उससे लिम्फ बनता है, हमारा बॉडी में बहने वाला जो रस होता है वो बनता है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। उसमें बहुतायत से हमारे कुछ विशेष लिम्फोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा करने का काम करते हैं। तो इन सब मेन बॉडी सिस्टम्स को कवर करने के बाद मैं लिम्फ सिस्टम को इम्यून सिस्टम के साथ जोड़कर आपको बताऊंगी। तो मेनली जो ये वसा होता है, फैट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन आदि बनने के बाद ये लैक्टियल्स के द्वारा 40 to 60% ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आधे से कुछ अधिक मात्रा में ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और बाकी सारा जो होता है प्रोटीन, सिंप्लीफाइड प्रोटीन और सिंप्लीफाइड शुगर्स के साथ में, वो हमारी जो पोर्टल वेन्स होती हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन्स, उसकी प्रशाखाएं हमारी छोटी आंत के लगभग अंतिम भाग में फैली हुई होती है, वहां से वो उसको एब्जॉर्ब करके लिवर तक पहुंचाने का काम करती है। मैंने कल आपको बताया था हिपैटिक वेन, हिपैटिक वर्ड जब भी सुने आप तो आप समझ लीजिए कि वो वेन या आर्टरी लिवर से जुड़ती हुई है। तो आइए अब डायग्राम की मदद से इस पूरी प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं। नेहा बहन, पहला डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का स्क्रीन पर दें। जी दीदी, ठीक है। अभी हाँ ठीक है, मेरी स्क्रीन पर आ गया है। तो समय समय पर आप लोग इसको थोड़ा जूम करके भी देखिएगा। अभी आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मुख से आरंभ होता है, भोजन को हम फिर निगलते हैं। निगलने का कार्य जो होता है, इसमें आपने मसल्स के बारे में पढ़ा था, 20 से ज्यादा, 22 से 23 प्रकार के मसल्स जो हैं वो हमारे निगलने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं। कुछ मुख में पीछे के मसल्स होते हैं, जिह्वा के मसल्स होते हैं और उसके साथ साथ गले के कुछ मसल्स होते हैं। यहाँ पर एक आप कह सकते हैं एक ढक्कन जैसी आकृति होती है। सामान्यतया
वो हमारी श्वास नली और आहार नली के बीच में खड़ी होती है, सीधी होती है, खुली होती है वो दोनों नलियां। तो ये इसे कहते हैं इपीग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस ये जो गले की नली होती है, इसका ऊपरी भाग होता है। तो ये इपीग्लॉटिस माने उसके ऊपर उसको आच्छादित करने वाला ये ढक्कन होता है। ये मसल फाइबर और कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन जिसको कहते हैं, उससे बना होता है। और जब हम भोजन या तरल को निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो ये स्वॉलोइंग की प्रक्रिया के समय ये जो ढक्कन होता है इपीग्लॉटिस, ये हमारी श्वास नली को ढक देता है, पूरी तरह से कवर कर लेता है, ताकि कोई भोजन या तरल का पार्टिकल हमारी श्वास नली में प्रविष्ट ना हो पाए। थोड़ा भी चला जाए, एक अणु मात्र भी वो जाता है, तो हमारी तुरंत खांसी जैसी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है उसको बाहर निकालने के लिए। ये बॉडी की रिफ्लेक्स एक्शन होती है तुरंत, क्योंकि वो सिर्फ वायु के प्रविष्ट होने के लिए बनी है। श्वास नली में सिर्फ हमारा शरीर वायु को ही जाने देता है, कोई भी तरल या कोई सॉलिड भोजन का पार्टिकल उसमें प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रकृति ने यहाँ पर व्यवस्था की है एक ढक्कन नुमा संरचना की, इपीग्लॉटिस की, जो कि श्वास नली को पूरी तरह ढक लेता है। देखिए, श्वास हमारा लगातार चलता रहता है, तो सामान्य अवस्था में लगातार ये ढक्कन सीधा रहता है, खुला रहता है, श्वास नली और भोजन नली, क्योंकि सलाइवा भी हमारे मुंह में बनता रहता है, सोते समय भी, तो वो भी गले में जाता रहता है। मगर सामान्य अवस्था में हमारे ये इपीग्लॉटिस खुला रहता है, मगर जैसे ही हम कुछ निगलते हैं, तो निगलने की प्रक्रिया में ये ढक्कन जो है वो हमारी श्वास नली को पूरी तरह से कवर कर लेता है। तो उसके बाद जो है ये भोजन हमारा, ये जो गले की नली है जिसे ईसोफेगस कहते हैं, ये डायफ्राम को पार करती हुई फिर डायफ्राम के ठीक नीचे मध्य में होता है हमारा स्टमक, हल्का सा बाईं तरफ होता है, जैसे हार्ट होता है आप कह सकते हैं, उसके ठीक नीचे की ओर होता है हमारा जठर या आमाशय, या जिसे स्टमक कहते हैं। आप देख पा रहे हैं एक नाशपाती के आकार का ऑर्गन, ये हमारा स्टमक है। तो ये ईसोफेगस जो होती है, इसमें भोजन रुकता नहीं है, सिर्फ ये भोजन इसमें मूव करता है, गले से होता हुआ वो हमारे स्टमक में जमा होता है। स्टमक की कैपेसिटी लगभग एक बार में 1 किलोग्राम से भी ज्यादा भोजन ये एक बार में ले सकता है। भोजन के साथ देखिए बहुत सारा तरल भी मिलता है सलाइवा के रूप में, फिर भोजन के साथ भी हमारा तरल होता है। तो सिर्फ भोजन 1 किलो हम नहीं करते हैं, तो ये जो तरल मिलते हैं उसके साथ जो भोजन की क्वांटिटी, बहुत सारा तरल स्टमक में भी मिलता है। तो सामान्यतया हमारा भोजन कितना होता है, 200, 250, 300 ग्राम अगर हम टोटल उसका वजन करेंगे तो इतना होता है। कुछ लोग जो ज्यादा भोजन करते हैं तो आधा किलो तक भी खा सकते हैं। तो हमारे स्टमक की कैपेसिटी एक बार में 1 से 1.5 किलोग्राम तक होल्ड कर सकता है वो भोजन और तरल मिलाकर। तो ईसोफेगस या अन्न प्रणाली से होता हुआ जो ऊपर की अन्न नली है, अन्न प्रणाली कहते हैं इसे, ईसोफेगस को। तो ये यहाँ से भोजन होता हुआ आप देख रहे हैं, ब्लू डॉट्स के रूप में आप भोजन को देख रहे हैं। एक्चुअली ये इसको हम कह सकते हैं बोलस। भोजन चबाने के बाद जो ग्रास होता है, एक सॉफ्ट जो बॉल के रूप में हम निगलते हैं उसको, उसे बोलस कहा जाता है, BOLUS। तो ये बोलस के रूप में भोजन आता हुआ हमारे स्टमक में जमा हो जाता है, और स्टमक में लगातार जो है भोजन, जैसे ही हमें भूख लगती है और हम भोजन करना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे स्टमक में बहुत सारा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होना आरंभ हो जाता है। ये एसिड जो होता है ये भोजन को और स्टमक में एक चर्निंग प्रक्रिया होती है लगातार। भोजन जो हमारा स्टमक होता है उसमें अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, मसल से बना होता है
स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना होता है और बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं इसके सरफेस पे, अंदर से बाहर तक आपको दिखाई देंगे वो। तो ये लगातार जो है चर्निंग की प्रक्रिया होती रहती है, ये हिलते डुलते ये मसल्स जो होते हैं ये चर्निंग की प्रक्रिया करते हैं, और ये भोजन जो है फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता रहता है और थिक लिक्विड, थिक मिल्क शेक जैसा जो है, थिक लेई आप कह सकते हैं, गाढ़ी लेई के जैसा ये बन जाता है। और जैसे जैसे और लिक्विड मिलता है इसमें, तो वो थिक मिल्क शेक की तरह बन जाता है। तो ये इस अवस्था में इसे काइम कहा जाता है, CHYME। स्टमक में जो भोजन का स्वरूप होता है वो होता है काइम, CHYME, गाढ़ी लेई या थिक मिल्क शेक का रूप होता है। इसके बाद यहाँ जो है भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारी छोटी आंत के आरंभिक भाग में जाता है। थोड़ा जूम करके देखें तो आपको सी शेप में दिखाई देगा, आपको ब्लू डॉट्स को फॉलो करिए तो आपको सी शेप में जो अंग दिखाई दे रहा है वो है आपका डुओडेनम या प्रारंभिक भाग, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रारंभिक हिस्सा होता है उसे डुओडेनम कहा जाता है। तो ये डुओडेनम जो सी शेप, कैपिटल सी शेप का ऑर्गन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके लिवर से, आपके पैनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से ये जो है ये आपकी नलियां जो है यहाँ आ रही हैं और एक सिंगल ओपनिंग में आते हुए यहाँ पर डुओडेनम में खुलती हैं, और यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूसेस, लिवर जूसेस, बाइल जूसेस सब यहाँ आकर भोजन में मिलते हैं और भोजन का फर्दर पाचन होता है। अब स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कुछ एंजाइम्स भी, स्टमक की वॉल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं जो रेनिन, पेप्सिन आदि एंजाइम्स बनाते हैं। और स्टमक की इनर वॉल में लगातार जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं, इपिथेलियल सेल्स इनर एंड आउटर बाउंड्री बनाते हैं किसी भी ऑर्गन की, कवरिंग्स आप कह सकते हैं, स्किन आप कह सकते हो उसको। तो ये इपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन्स एंड स्किन ये वो बनाते हैं, इनर एंड आउटर बाउंड्रीज। तो जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो इपिथेलियल सेल्स भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व होते रहते हैं और नई लेयर्स ऑफ लाइनिंग जो है वो आती रहती हैं, बनती रहती हैं लगातार, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। भोजन को अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का काम यहीं पर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से हमारे स्टमक में। और जैसे जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तीन मेन कंपोनेंट में कॉम्प्लेक्स फूड में से अलग अलग कर दिए जाते हैं इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा और इस चर्निंग की प्रक्रिया के द्वारा, मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा। ये पूरी जो मस्कुलर मूवमेंट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, इसको पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टॉल्सिस भी कहते हैं। तो पेरिस्टॉल्सिस बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली जो है भोजन को सरकाने के लिए, भोजन को एक स्थान से नीचे की ओर आगे गति देने के लिए। तो ये पूरी हमारी मुख से गले तक तो स्वेलोइंग की प्रक्रिया है और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में जो पूरी प्रक्रिया होती है भोजन को सरकाने की, इसको पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं। और स्टमक में मैंने बताया दो मुख्य एंजाइम्स, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन मिल्क प्रोटीन्स पर काम करता है क्योंकि बहुत सारा हमारा भोजन का अंश दूध और दुग्ध उत्पादों का होता है, दूध, दही, छाछ, पनीर, घी आदि, घी तो फैट्स में आ जाएगा। तो ये मेनली ये जो मक्खन में भी कुछ अंश होता है तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन का अंश भी होता है। तो इन सब पर कार्य करने वाला जो होता है वो रेनिन होता है, और पेप्सिन जो होता है अन्य प्रोटीन्स पर, जैसे दाल आदि के हैं या जो मांसाहारी हैं तो उन प्रोटीन्स पर काम करता है पेप्सिन। तो ये यहाँ देखिए प्रोटीन का पाचन हमारा यहाँ पे आरंभ होता है और शुगर्स का पाचन हमारा मुख से ही आरंभ हो जाता है। जो लार होती है उसमें एमाइलेज और लाइपेज, मेनली शुगर को डाइजेस्ट करने वाले और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, टायलिन, म्यूसिन आदि, जो हमारे
भोजन के कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पर प्रक्रिया करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम आरंभ करते हैं। और इसीलिए जैसे आप भोजन जब करते हैं तो चबाने के बाद, हालांकि रोटी पहले मुंह में डालते हैं तो रोटी चावल आदि हमें मीठे नहीं लगते, मगर थोड़ी देर चबाने के बाद हमें मिठास का अनुभव होता है, क्योंकि इनके जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं वो इन एंजाइम्स के प्रक्रिया के बाद वो शुगर में कन्वर्ट होना, सिंपल शुगर में कन्वर्ट होना प्रारंभ करते हैं। तो इसीलिए हमें मिठास का अनुभव होता है थोड़ी देर चबाने के बाद। तो ये स्टमक में मैंने आपको बताया कुछ और एंजाइम्स रेनिन, पेप्सिन आदि प्रोटीन्स पर काम करना आरंभ कर देते हैं। और इसके अलावा फिर बाकी की जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो हमारे इस सी शेप्ड ऑर्गन में होती है, डिओडेनम में, जहाँ की लिवर से आने वाला बाइल जूस या गॉल ब्लैडर आप देख रहे हैं, लिवर में नीचे की ओर एम्बेडेड एक थैली होती है जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। लिवर में प्रोड्यूस होने वाला बाइल जूस जो है वो इसमें संचित होता है और फिर बाइल डक्ट के माध्यम से वो हमारे छोटी आंत के इस भाग डिओडेनम में आता है। और यहीं पर पैंक्रियाटिक जूस भी आते हैं, और पैंक्रियाटिक डक्ट जो है इसी में मिलकर फिर एक सिंगल ओपनिंग के साथ वो हमारे डिओडेनम में खुलती है और सारे जूसेस को पहुंचाती है। बाइल जूस एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये जो लिवर गॉल ब्लैडर से आता हुआ बाइल जूस है, ये हमारे भोजन में मिश्रित होकर, देखिए अभी एसिड मिला था स्टमक में, तो भोजन को अब एल्केलाइन स्वरूप देने के लिए ये हाईली एल्केलाइन बाइल जूस जो है अब भोजन में मिश्रित होता है और एसिडिटी को अब समाप्त करके भोजन को एल्केलाइन बनाता है। ये एल्केलिनिटी जो होती है ये भोजन को सड़ने से भी बचाती है, क्योंकि भोजन स्टमक से लेके हमारे आंतों में लगभग 3 से 6 घंटे तक रहता है। जो इजीली डाइजेस्टिबल फूड होता है वो भी लगभग 3 घंटे हमारे एलिमेंट्री कनाल में रहता है रेक्टम में पहुंचने से पहले। और इसके अलावा जो थोड़े कॉम्प्लेक्स फूड्स होते हैं या हेवियर फूड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट होने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। तो इतना समय भोजन सड़े नहीं हमारी आंतों में। और आप सबको पता है कि लगभग 16 घंटे तक ये भोजन हमारी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है मल बनने से पहले। तो ये इतना लंबा समय जो होता है इसको सड़ने से बचाने के लिए, क्योंकि बाहर रखा हुआ भोजन भी आप देखते हैं जब गर्मी होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है और नमी होती है वातावरण में, तो वो भोजन भी खराब हो जाता है। कुछ घंटों बाद उसमें उसका टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाती है। तो आंतों में या हमारी एलिमेंट्री कनाल में इतना लंबा समय जो भोजन रहता है उसको सड़ने से बचाने का काम करता है ये बाइल जूस, उसको एल्केलिनिटी प्रदान करके। और इसके साथ साथ जो फैट्स होते हैं उस पर भी काम करता है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे भोजन के वसा या फैट पर काम करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं, सिंपल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एमाइलोप्सिन, स्टीक्सिन, और इसके अलावा जो होता है ट्रिप्सिन, ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे भोजन के प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सभी पर काम करते हैं और पाचन को लगभग पूर्ण कर देते हैं। यहाँ तीनों कंपोनेंट्स हमारे सिंप्लीफाई हो जाते हैं। फिर से दोहरा देती हूँ, जो हमारा शुगर्स होते हैं वो सिंप्लीफाई होकर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं वो सिंपल एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हुए वो कन्वर्ट हो जाते हैं एमाइनो एसिड्स में। और जो फैट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन आदि में। तो यहाँ पर ये काम लगभग
पूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो छोटी आंत के आगे के हिस्से हैं, जेजुनम और इलियम, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वाहिनियां आप देख रहे हैं, ये रक्त वाहिनियां, हेपाटिक पोर्टल वेन है। आरंभ में कुछ होती हैं, वो होती हैं लैक्टियल। प्रारंभ होता है लिम्फ के निर्माण से, मतलब ये जो आहार रस है वो लिम्फ में जाकर जुड़ता है, लिम्फ को इंक्रीज करने का काम करता है। और फिर बाद में आप देख रहे हैं आगे के हिस्सों में जो ये पूरी रक्तवाहिनियां फैली हुई है नीले कलर की, क्योंकि ये वेन्स है, हेपाटिक पोर्टल वेन है ये, तो ये इसकी जो कैपिलरीज है पूरी छोटी आंत के लगभग अंतिम हिस्सों में फैली हुई होती है, और ये जो है पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करती है। अब ये जो नूडल की शेप में अर्थवर्म की तरह गुच्छा जो आप देख रहे हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। हालांकि ये सबसे लंबी होती है, सबसे लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा, लेंथ में सबसे बड़ा ऑर्गन है, पर इसकी जो विड्थ होती है, जो इसकी डायमीटर होती है, वो कम होती है। इस लगभग 1.25 इंच की डायमीटर होती है इसकी, इनर डायमीटर। बाहर थोड़ी आप समझ लीजिए 1.5 से 1.25 इंच की बाहर आउटर डायमीटर होती है इसकी। तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। हालांकि 16-17 फीट इसकी लंबाई होती है। और बड़ी आंत जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, इनर डायमीटर उसकी लगभग 3 इंच की होती है, आउटर लगभग 4 इंचेस आप कह सकते हो। तो ये जो है कोलोन या बड़ी आंत जो होती है, आप देख पा रहे हैं अपने डायग्राम में घूम कर आती हुई। तो ये और जो दोनों जहां मिल रहे हैं वहां पे एक उंगली जैसी एक्सटेंशन है, विच इज आवर अपेंडिक्स। पहले डॉक्टर्स जो थे कुछ वर्ष पहले तक वो इसे वेस्टिजियल ऑर्गन, विकास के क्रम में एक ऑर्गन जो है जिसकी उपयोगिता नहीं रही तो वो छोटे अवशेष के रूप में बच गया, तो इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते थे। मगर ये जो अपेंडिक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारे गट में बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं, पाचन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। उनको सरल अणुओं में लाने का काम करते हैं, वो भी पचाने का काम करते हैं हमारी गट में। तो यहाँ पे दूसरे और एंजाइम्स नहीं आ रहे हमारी अलग और ग्रंथियों से, मगर ये बैक्टीरिया जो गट फ्लोरा जिसे कहा जाता है, ये बहुतायत में होता है। कई तरह के मेनी वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी गट में रहते हैं, सिम्बायोटिक वे ऑफ लिविंग में रहते हैं। वो लगातार उनकी कई पीढ़ियां हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, हमें गुड हेल्थ में रखने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं, ये कहना चाहिए। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, और उनको पनपने का, उनको मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हमारी छोटी आंत देती है। तो ये इसमें पूरा जो है छोटी आंत में ये जो गट फ्लोरा होता है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और उसका सैंपल जो होता है, थोड़ी थोड़ी प्रकार के सभी बैक्टीरिया हमारे अपेंडिक्स में सुरक्षित रहते हैं। मान लीजिए कभी आपको एंटीबायोटिक्स खाने पड़ गए, तो क्या होता है आपने देखा होगा कि ये गट फ्लोरा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, तो केमिकल्स, एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स, मेडिसिन नहीं कहूंगी मैं उसे, तो एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स होते हैं वो, तो वो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में भेद नहीं कर सकते। तो वो हमारे बुरे बैक्टीरिया को तो मारते हैं जिनके कारण इन्फेक्शन हुआ है हमें कोई, मगर वो अच्छे बैक्टीरिया हमारे गट फ्लोरा को भी समाप्त कर देते हैं। तो आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स लेने के बाद कई दिन तक भूख नहीं लगती, मतलब वो अनमना सा मन रहता है, मुख का स्वाद अच्छा नहीं रहता, भोजन करने का मन नहीं करता, और करते भी हैं तो वो अच्छी तरह पचता नहीं है, जल्दी पचता नहीं है, भारीपन महसूस होता है। तो क्योंकि उस समय गट फ्लोरा नहीं है हमारा, गट वाले बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं, इसके कारण भी हमारे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता और हमें वो भारीपन या खराब स्वाद की अनुभूति होती है।
तो ये गट फ्लोरा के सैंपल्स, सभी बैक्टीरिया के सैंपल्स जो हैं हमारे छोटी आंत के साथ साथ हमारे अपेंडिक्स में भी रहते हैं, और उन पर क्योंकि सामान्य भोजन जो है वो अपेंडिक्स से होकर नहीं गुजरता है, तो हमारी ये जो दवा है वो भी जो भोजन में मिश्रित हुई है, जो हमने ओरली ली थी, तो वो भी हमारी अपेंडिक्स तक नहीं जाती है। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं सभी प्रकार के अपेंडिक्स में सुरक्षित रहते हैं। यही प्रक्रिया जब हम शंख प्रक्षालन आदि करते हैं, पूरी सफाई कर देते हैं हम आंतों की, तो उसमें भी ये गट फ्लोरा कुछ मात्रा में निकल जाता है, काफी मात्रा में निकल जाता है। गट में रहने वाले बैक्टीरिया भी वो जो शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया में निकल जाते हैं। उसके बाद भी क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं पुनः अपेंडिक्स में से आकर वापस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मगर कुछ एक डेढ़ दिन का समय उनको चाहिए होता है। तो क्योंकि वो मरते नहीं हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं कुछ, और कुछ जो हैं वो निकल जाते हैं पर मरते नहीं हैं, तो वो जल्दी से मल्टीप्लाई होकर वो एक दिन में ही समझिए ये कमजोरी दूर हो जाती है जो शंख प्रक्षालन के बाद आई। एंटीबायोटिक का असर ज्यादा समय तक रहता है, जब तक लेते हैं तब तक तो रहता ही है, उसके बाद भी 3-4 दिन और रहता है उनको वापस अपनी पूरी मात्रा में पनपने तक ये असर रहता है। भोजन हमें ठीक से करने का मन नहीं करता। तो अपेंडिक्स का बहुत बड़ा योगदान है हमारी गट फ्लोरा को मेंटेन करने में, उसको बनाए रखने में। कभी भी जैसे लूज मोशन हो गए, उसमें भी बहुत सारा निकल जाता है, हमारे गुड बैक्टीरियाज भी निकल जाते हैं, तो उस समय भी रिप्लेस करने का काम करती है हमारी अपेंडिक्स। तो उसके बाद भोजन हमारा जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत है इसको कोलोन भी कहते हैं, और जो ये आप देख रहे हैं अपेंडिक्स के बाद का हिस्सा ऊपर जाता हुआ, फिर ट्रांसवर्स कोलोन आता है, हॉरिजॉन्टल जो हिस्सा देख रहे हैं आप, और फिर नीचे की ओर आता हुआ असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन इसको कहा जाता है। और इसका अंतिम हिस्सा जो लगभग 4-5 इंच का अंतिम हिस्सा, ये होता है रेक्टम या मलाशय, जहां भोजन का अवशेष रहता है, जमा होता रहता है, और अंत में जब हमें अर्ज महसूस होती है तो हम निकाल देते हैं। अंतिम हिस्सा 1-1.5 इंच का ये एनस या मलद्वार होता है, जिसके माध्यम से हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर वाल्व्स होते हैं, हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में भी बीच बीच में वाल्व्स होते हैं, जो कि भोजन की गति को नियंत्रित करने का या भोजन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा जितनी पचा सकता है कोई अंग, उतनी मात्रा में उसको भेजने का काम करते हैं। तो स्टमक के एंड पे भी स्फिंक्टर वाल्व्स होते हैं, जो हमारी डिओडेनम में थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन छोड़ता है, भेजता है, और फिर उसके बाद जो है वो पैंक्रियाटिक जूसेस एंड लिवर बाइल जूसेस उस पर काम करते हैं, और फिर वो आगे बढ़ता है। अगला भाग होता है जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उससे अगला भाग होता है इलियम। यहाँ पर उंगली नुमा छोटी छोटी एक्सटेंशंस होती हैं पूरे इनर सरफेस में स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो कि इनर सरफेस एरिया को कई सौ गुना बढ़ा देती हैं। ये छोटे छोटे उंगली जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें विलाई कहा जाता है, VILLI। एक सिंगल कहेंगे तो विलस हो जाएगा, VILLUS, पर ये मल्टीपल हजारों होते हैं, तो ये विलाई कहे जाते हैं। और ये विलाई जो प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे एक्सटेंशंस, प्रोजेक्शंस हम कहेंगे, जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस को कई 100 गुना बढ़ा देते हैं, और इसके माध्यम से यहाँ एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। और जो बचा हुआ तरल रहता है, क्योंकि बहुत सारा तरल मुख में सलाइवा से लेकर, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से लेकर, लिवर एंड पैंक्रियाटिक जूसेस से, बाइल जूसेस से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारा तरल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है भोजन को पचाने के लिए।
तो ये सब तरल भोजन में मिलकर काफी मात्रा में हो जाता है। तो ये सारा का सारा हमारे लैक्टियल्स या हेपाटिक पोर्टल वेन की जो कैपिलरीज होती हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो बहुत सारा तरल और कुछ बचे हुए न्यूट्रिएंट्स भी इसमें वो हमारी बड़ी आंत में आते हैं। और बड़ी आंत में ये विशेषता होती है कि वो छोटे से छोटा जो न्यूट्रिएंट है, मतलब थोड़ा भी मात्रा में है, छोटी से छोटी मात्रा में भी जो न्यूट्रिएंट है उसको रेडिली एब्जॉर्ब कर लेती है। और बहुत सारा तरल भी जो है, जलीय अंश भी जो रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेने का काम करती है। और बचा हुआ अवशेष लगभग सॉलिड, सेमी सॉलिड आप कह सकते हो, उस अवस्था में हमारे रेक्टम में या मलाशय में जमा होता है। तो ये सारा तरल और जो बचे हुए अवशेष न्यूट्रिएंट्स के होते हैं वो हमारी बड़ी आंत, जो भी छोटी आंत में नहीं एब्जॉर्ब हो पाते वो सभी हमारी बड़ी आंत में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इस विशेषता को हमारे प्राचीन समय के आयुर्वेदाचार्यों ने जाना था, बड़ी आंत या कोलोन की इस विशेषता को, और उन्होंने इसको मेडिसिन एब्जॉर्प्शन के लिए, बॉडी में मेडिसिन एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल किया था बस्ती प्रक्रिया के रूप में। तो बहुत सारी मेडिसिन हम अधिक मात्रा में मुख से तो नहीं ले सकते, एक साथ बहुत सारी मेडिसिन लेने से शरीर में उपद्रव हो सकते हैं। कहते हैं ना आयुर्वेदिक मेडिसिन गर्मी बढ़ा देती हैं, शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तो वो सारे प्रकोप नहीं होंगे अगर वो मुख से होकर हमारे स्टमक से होकर गुजरती है। तो बहुत सारा स्टिम्युलस मिलता है लिवर और गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज को, तो वो उनको पचाने के लिए ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस भेजते हैं और ये सब हमारी शरीर की अग्नि या पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। ज्यादा मात्रा में ये जूसेस होते हैं तो पित्त बढ़ता है, पित्ताशय कहते हैं ना गॉल ब्लैडर को, तो ज्यादा मात्रा में आ जाएगा तो पित्त बढ़ जाएगा। इसी तरह पैंक्रियाटिक जूसेस या स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ज्यादा मात्रा में होगा तो अग्नि या पित्त बढ़ जाएगा। तो उस उपद्रव से बचने के लिए अगर हम एनएस से मेडिसिन देते हैं, मल द्वार से हम मेडिसिन को पहुंचाते हैं भीतर, तो हमारा कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन उसको रेडिली एब्जॉर्ब कर लेती है और वो लिवर में स्टोर हो जाता है या अन्य स्थानों पर जहां भी उसको स्टोर करने की प्रक्रिया है, अंग विशेष जिसको चाहिए वहां भी वो स्टोर हो सकता है। और धीरे धीरे फिर वो जो है वो उस ऑर्गन के द्वारा जहां जिसको भी उस केमिकल की आवश्यकता है, उस औषधि की आवश्यकता है, वो उसके द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है बड़ी आंत के द्वारा, इसे बस्ती प्रक्रिया, इस तरह से दवाओं को या औषधियों को अंदर पहुंचाने की प्रक्रिया को बस्ती प्रक्रिया कहते हैं। और एक बस्ती ही एक एनिमा को भी कहते हैं जिसमें कि बड़ी आंत को साफ किया जाता है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी होती है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, उनके लिए क्या किया जाता है कि जल में थोड़ा सा नमक, या कभी जिनको लूज मोशंस होते हैं उनके लिए तक्र या छाछ का एनिमा, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है उन्हें दूध, उसमें शहद, लवण आदि मिश्रित करके, कुछ कैस्टर ऑयल आदि मिश्रित करके उसका एनिमा दिया जाता है। तो उससे बड़ी आंत की सफाई हो जाती है। तो ये तो एनिमा पार्ट ऑफ द बस्ती हुआ। पर इसके अलावा क्वाथ आदि बनाकर जो भी मेडिसिनल होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनका क्वाथ बनाकर, काढ़ा बनाकर, और उसमें ही जो दवाइयां होती हैं, अन्य आयुर्वेदिक टैबलेट्स या अन्य औषधियां होती हैं, उनको पेस्ट बनाकर उसमें मिला दिया जाता है उसी काढ़े में। तो ये थोड़ी मात्रा में एनिमा दिया जाता है, उसमें लगभग आधा से 1 लीटर जल का उपयोग किया जाता है। पर जो मेडिसिनल बस्ती दी जाती है उसमें ज्यादा से ज्यादा 300-350 मिलीलीटर क्वाथ का उपयोग किया जाता है। क्वाथ और कल्क मिलाकर पेस्ट, कल्क माने पेस्ट, मेडिसिनल पेस्ट। तो ये मिलाकर ज्यादा से ज्यादा नॉर्मली 200-150 से 350 ml के बीच में ये
क्वाथ एंड कल्क वाली औषधियां होती हैं। फिर कुछ औषधियां मेडिकेटेड ऑयल्स में दी जाती हैं, तो वो उसकी मात्रा और भी कम होती है। जो ऑयली मेडिसिन होती हैं, ऑयल बेस्ड मेडिसिन होती हैं, वो 50 ml से लेकर ज्यादा से ज्यादा 125-150 ml तक की हो सकती हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हर रोग की चिकित्सा जल्दी की जा सकती है। तो ये जैसे एक तरीका पूज्य स्वामी जी ने बताया है प्राणायाम पूर्वक आसन का, आसन के साथ साथ प्राणायाम को जोड़ दीजिए, उसी पोस्चर में स्थित रहते हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो पाचन तंत्र के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे हम मंडूकासन में, वक्रासन में, या फिर पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन में लगातार कपालभाति का अभ्यास करें। 8-10 मिनट लंबा अभ्यास हम कर सकते हैं कपालभाति का। कपालभाति आप सबको पता है हमारे पेट के सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत उपयोगी प्रक्रिया है। लिवर हो, इंटेस्टाइन्स हो, पैनक्रियाज हो, किडनीज हो, प्रजनन तंत्र हो, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, सभी के लिए कपालभाति बहुत अच्छी है, सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को लाभ देती है। तो ये रिदमिक एक्सरसाइज जो है अगर हम पर्टिकुलर पोस्चर्स में करते हैं तो और भी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो एक तो ये, और दूसरा ये बस्ती की प्रक्रिया। इस बस्ती के द्वारा तो आप पेट के अलावा बाकी अंगों की चिकित्सा भी, हार्ट की बस्ती भी होती है, उसके अलावा हमारी शुगर के लिए डायबिटीज की बस्ती भी होती है। फिर उसके अलावा अन्य हमारे फेफड़ों के लिए भी बस्ती, मतलब औषधियां बस्ती के रूप में दी जा सकती हैं। स्किन की ट्रीटमेंट की जा सकती है, एनी अदर काइंड, मतलब सभी ऑर्गन की, आप कहें सिर से पैर तक के रोगों की चिकित्सा इस बस्ती प्रक्रिया के माध्यम से जो अलग अलग मेडिसिन हैं, औषधियां हैं, उनको शरीर में पहुंचाने का काम किया जा सकता है। तो आयुर्वेदिक प्रक्रिया में वैसे भी ये जो पंचकर्म कहे जाते हैं आयुर्वेद के, ये धौती, बस्ती, ये षटकर्म है, यौगिक षटकर्म है। धौती, बस्ती, नेति, नौली, कपालभाति और त्राटक, ये 6 षटकर्म यौगिक षटकर्म में आते हैं। पंचकर्म में आता है पंचकर्म में आता है आपका बस्ती आता है, नस्य आता है, रक्त मोक्षण, वमन विरेचन, वमन विरेचन, हाँ, वमन विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। तो ये 5 आते हैं आपके आयुर्वेदिक पंचकर्म में। तो ये बस्ती दिया गया था उसमें, पर साधारणतया कुछ समय पहले तक हम आयुर्वेदिक बस्ती को सिर्फ एनीमा के रूप में लेते थे। अभी पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान करके पूज्य स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य जी ने इस बस्ती प्रक्रिया को बृहद रूप दिया है, और अब एनल बस्ती या एनल मेडिसिन के रूप में एनएस के माध्यम से मेडिसिन को अंदर पहुंचाना, इस बस्ती प्रक्रिया के माध्यम से सभी रोगों की चिकित्सा को तीव्रतर फास्ट फॉरवर्ड किया है पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने अभी पिछले कुछ वर्षों में। तो ये अलग अलग तरह की, मतलब 25-30 प्रकार की बस्तियां अब उन्होंने डेवलप की है, जिसके माध्यम से सभी रोगों की चिकित्सा कम समय में हो जाती है। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए, एक तो प्राणायाम पूर्वक आसन करना, जो बेनिफिशियल पोस्चर्स हैं उसमें स्थित रहकर लगातार कपालभाति का अभ्यास करना, और उसके अलावा ये बस्ती प्रक्रिया के साथ चिकित्सा को तेज मतलब शीघ्रता से रोगों में लाभ पहुंचाना रोगी को। तो ये दोनों प्रक्रियाओं के संयोजन से आप बहुत सारे रोगों की तीव्र चिकित्सा, फास्ट फॉरवर्ड चिकित्सा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये योगग्राम या जो भी वेलनेस सेंटर्स हैं हमारे,
वहां पर ये सारी बस्तियां एडमिनिस्टर की जाती हैं रोगों के अनुसार। तो आप वहां जाकर इनका लाभ ले सकते हैं। और घर में भी पूज्य स्वामी जी कहते हैं जो एनीमा पॉट होता है उसकी सहायता से जो जो क्वाथ वाली बस्तियां हैं, क्वाथ अलग अलग तरह के क्वाथ जो हैं वो हमारे अलग अलग रोगों में लाभ देते हैं। जैसे किडनी आदि का रोग हो जाए, आपको मूत्र संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाए, यूटीआई हो जाए, तो उसके लिए गोखरू का क्वाथ, तो वो आप वो उसकी बस्ती आप स्वयं भी ले सकते हैं। लगभग आधा लीटर काढ़ा बना लीजिए गोखरू का, और वो आप एनएस की सहायता से जितना ले सके उतना लें, और थोड़ी देर रोकने का प्रयत्न करें। अगर 15-20 मिनट से लेके आधा घंटा इन मेडिकेटेड बस्तियों को अंदर रोक पाते हैं तो वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वैसे तो 5 मिनट भी अगर रोक पाते हैं तो काफी मात्रा में हमारी बड़ी आंत उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मगर जितना ज्यादा समय हम रोक पाएंगे, क्वाथ आदि को हम 15 मिनट 10 से 15-20 मिनट तक रोक सकते हैं। मेडिकेटेड जो ऑयल या कल्क वाली जो मेडिसिन होती है उनको हमें 20 से 30 मिनट रोकने का जो है अभ्यास कर लेना चाहिए। अगर उतनी देर रोक लेते हैं तो उसका पूरा लाभ हमें मिल जाता है। सामान्यतया हम एक डोज होता है 1 से 2 टैबलेट लेते हैं, मगर इसमें हम एक बार में 10 टैबलेट या उससे भी ज्यादा भी ले सकते हैं बस्ती प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये और कौन से जो प्राणायाम हैं या मुद्राएं हैं जो लाभ देती हैं, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, कपालभाति प्राणायाम, और आसन पूर्वक, आसन के साथ अगर किया कंबाइन करके करें, जो कि स्टमक या पेट के एब्डोमेन के लिए बेनिफिशियल आसन है। मंडूकासन हो गया, योग मुद्रा आसन हो गया, फिर आपका वक्रासन हो गया, अर्धमत्स्येंद्रासन हो गया। इसके साथ अगर हम करते हैं तो बहुत सारे एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स में हमें लाभ मिल जाता है। कपालभाति प्रक्रिया और ज्यादा लाभकारी हो जाती है। फिर बाह्य प्राणायाम तो है ही, इंटरनल एक पॉजिटिव प्रेशर, तो इंटरनल एक्यूप्रेशर भी आप कह सकते हो बाह्य प्राणायाम के द्वारा। और जब खोलते हैं बंधों को तो तीव्रता से जो रक्त का प्रवाह होता है वो हमारी नस नाड़ियों में आए ब्लॉकेजेस को खोलने का भी काम करता है। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। फिर हम अग्निसार क्रिया करते हैं, वो भी पेट के सभी अंगों के लिए बहुत अच्छी है। एक पूरा इंटरनल अंदर से मंथन सा हो जाता है, एक इंटरनल मसाज हो जाती है सभी अंगों की, और उनको ये जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट है इसमें इसको भी बढ़ाने का काम करती है। हमारी जो ये जो पैनक्रियास, स्टमक आदि की गतिविधि है उसको भी बढ़ाने का काम करती है। तो उनके जो जूसेस आदि का सिक्रीशन होता है वो प्रॉपरली होता है, और उससे भी हमारे डाइजेशन में, पाचन में, या हम कहें कि सभी अंग जो हैं, किडनीज हैं, ब्लैडर, मूत्राशय, मलाशय हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, प्रजनन अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबको मदद मिलती है इन प्रक्रियाओं के माध्यम से। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया, ये सभी जो हैं हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए लाभकारी हैं। तो एब्डोमेन में हमारे 3 बॉडी सिस्टम्स आप कह सकते हैं, हमारा पाचन तंत्र, हमारा प्रजनन तंत्र और हमारा उत्सर्जन तंत्र, ये सभी हमारे पेट में होते हैं। तो ये इनके लिए ये सभी जो प्राणायाम और क्रियाएं हैं ये बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा जो है कुछ एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं हमारे लिवर के, पैनक्रियास के, हमारी आंतों के, उनका भी हम उन पर दबाव देकर भी हम लाभ ले सकते हैं अगर रोग हो जाता है, या हमारा जो है पाचन आदि ठीक नहीं होते, हमारे मासिक चक्र में कोई महिलाओं को प्रॉब्लम आ रही है, पुरुषों को कोई प्रोस्टेट आदि की प्रॉब्लम आती है, तो ये जो है हमारा जो मूल बंध की प्रक्रिया है ये बहुत अच्छी है। जिनका एनल फिशर है या एनल जो कहते हैं प्रोलैप्स है या यूटेरिन प्रोलैप्स है, इन लोगों के लिए
मूलबंध के साथ कपालभाति, क्योंकि सामान्य कपालभाति में जो झटके लगते हैं अगर मूलबंध के साथ करेंगे तो ये ऑर्गन और नीचे की ओर नहीं होंगे, एक्चुअली ये डिस्प्लेस हो गए हैं, अपने स्थान से च्युत हो गए हैं। इसी प्रकार कोई भी हर्निया हो तो या तो आपको कोई बेल्ट दिया गया हो हर्निया के लिए, उसको लगाकर, या आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो आपको कमर के लिए बेल्ट दी गई है, उसको लगाकर ही कपालभाति करें। तो उससे जो कपालभाति के जो स्ट्रोक्स लगते हैं उसका दुष्प्रभाव नहीं होगा और अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। जो ऑर्गन्स अपने स्थान से च्युत हो गए हैं, हट गए हैं, वो वापस धीरे धीरे स्थित हो जाएंगे मूलबंध के कारण। तो मूलबंध के साथ जब कपालभाति की जाती है तो बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। सामान्यतया योगी जन जो होते हैं उनका मूलबंध लगा रहता है, प्राणायाम करते हुए वो मूलबंध उनका स्वतः ही लगा रहता है और उसके साथ ही वो सारे प्राणायाम करते हैं। तो मूलबंध के साथ ही आप भी कोशिश करें कि मूलबंध लगाकर आप प्राणायाम करेंगे तो बहुत अच्छा उसका प्रभाव आपको मिलेगा। और बाह्य प्राणायाम तो है ही बहुत अच्छा, हर्निया आदि का रोग हो या ये जो प्रोलैप्स आदि की प्रॉब्लम हो तो इन सब में आप ज्यादा रिपीट कर सकते हैं बाह्य प्राणायाम, और लंबा भी लगा सकते हैं, बंधों को ज्यादा देर तक भी होल्ड किया जा सकता है। अगर आपकी हार्ट हाई बीपी आदि की कंडीशन परमिट करें तो लंबा बंध लगाए। तो सामान्यतया रोगों को ध्यान में रखते हुए हमें सभी अभ्यासों को करना चाहिए। तो उसका ध्यान रखते हुए अगर हम लंबा बंध लगाते हैं या रिपीट करते हैं इसको तो उसका भी हमें लाभ मिलता है इन सभी रोगों में। तो ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा समय लगभग पूर्ण होने को है, तो अगर आपके प्रश्न हैं, अगला जो था उत्सर्जन तंत्र वो हम कल के समय में लेंगे। तो अभी मैं आपके कुछ प्रश्न, कुछ अगर आपके मन में कोई शंकाएं हैं तो उनका समाधान दे सकती हूँ। और कल एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था मुझसे नेहा बहन ने, किसी साधक ने ही पूछा था, किसी बहन ने ही पूछा था कि हड्डियों और दांतों में, वो दांतों को हड्डियों में ही जो गिन सकते हैं क्या, हड्डियां ही हैं क्या? वो नहीं, हमने 206 हड्डियां गिनी थी, उनमें दांत नहीं थे। और दांतों और हड्डियों में अंतर है। हड्डियां अपने आप को हील कर सकती हैं, रिपेयर कर सकती हैं, दांत नहीं कर सकते, ये मेन डिफरेंस है। उनकी बनावट में भी अंतर है। हालांकि जो कैल्शियम है वो हड्डियों के साथ साथ दांतों में भी डिपॉजिट रहता है हमारी बॉडी में। बॉडी का लगभग 99% कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों में, लगभग 90% हमारी हड्डियों में और बाकी हमारे दांतों में रहता है। सीरम कैल्शियम में थोड़ी मात्रा में होता है ब्लड में, मगर मेन जो है वो हमारी हड्डियों और दांतों में ही रहता है। तो यहाँ ये कंफ्यूजन आ जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न लगा मुझे ये, और इसका मैंने उत्तर भी दिया है, तो आप सभी साधक उसको देख सकते हैं। तो आज भी आपके कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ लें। आज भी दीदी ने बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें समझाई, षटकर्म के साथ, प्राणायाम के साथ, आसन के साथ, हमारे शरीर पर कौन से अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ अच्छे से समझाया है दीदी ने। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। अभी और 2 दिन दीदी हमारे साथ रहेगी, फिर बाद में हम शायद उतना संतुष्टिकारक उत्तर आपको ना दे पाए, तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप पूछ लीजिए। और मैं आप सबसे ये भी निवेदन करती हूँ कि एनाटॉमी के संदर्भ में हमारे जितने लेक्चर हुए उसका रिकॉर्डिंग भी आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये 2 दिनों के अंदर आप उसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो आदरणीय दीदी जी से उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। जी, जो भी प्रश्न हो आप नेहा बहन को भेज सकते हैं या ग्रुप में डाल सकते हैं, वहां से नेहा बहन मुझे भेज देंगी तो मैं उनके उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी। वैसे मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था कि पढ़ते पढ़ते तुरंत आपको कोई समाधान चाहिए
ऐसे प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं कई बार, तो आप गूगल महाराज की शरण ले सकते हैं। गूगल पर जाकर, गूगल क्रोम पर जाकर आपका जो भी प्रश्न है उसको टाइप करिए, आपको उसका समाधान वो देगा, बल्कि विस्तृत समाधान देगा। तो आप जितना चाहें उतना उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक के बाद एक क्वेश्चंस होते हैं, उनको टैप करेंगे तो आपको आंसर पे आंसर मिलते चले जाएंगे। मैं पूछूं मैडम? जी 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 दिलीप जी। तो अपने को जो मूलव्याध रहता है वो पिस्टुला का अलग क्लियर रहता है क्या? मूलव्याध और पिस्टुला, पिस्टुला बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, फिस्टुला होता है। देखिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स का ही थोड़ा सा और आप कैसे विकृत रूप आप कह सकते हैं फिस्टुला। तो एक फोड़ा जैसा बन जाता है लगातार, फिर वो रिश्ता रहता है। तो ये जो है, जैसे हम गौमुख आसन करते हैं, एड़ी को एनस से लगाकर जो बैठते हैं, ये पोस्चर बहुत अच्छा है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला सभी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बैठकर आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हो, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। मगर इसकी मेडिसिन भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर और इसका जो क्षार सूत्र आदि से पाइल्स आदि का इलाज होता है। भगंदर, फिस्टुला को भगंदर भी कहते हैं। हाँ, तो इसका इलाज होता है। तो अगर ट्रबलसम हो गया है, रियली विकृत हो गया है, तो इसका आयुर्वेदिक इलाज आपको क्षार सूत्र के रूप में मिलेगा। क्षार सूत्र का जो प्रोसीजर, ये ओपीडी सर्जरी प्रोसीजर है। मतलब इसमें जो बहुत ज्यादा ये इसमें आपको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाएगा। कुछ समय के लिए आप जाएंगे, आपका ट्रीटमेंट करके थोड़ा रेस्ट देके आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और कई बार करना पड़ता है इसको, अलग अलग जो मस्से या जो हिस्सा फूल जाता है उसको बांधा जाता है क्षार सूत्र के द्वारा, और धीरे धीरे वो सूख कर स्वयं ही गिर जाते हैं, ये मस्से समाप्त हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में, क्षार सूत्र का प्रोसीजर होता है, उसके द्वारा लाभ लीजिए। कुछ मेडिसिन आपको बहुत अच्छी अब डेवलप कर ली गई हैं, अर्शकल्प वटी आदि, तो उनका प्रयोग आपको डॉक्टर वैद्य हमारे बताएंगे। उनका नियमित सेवन कुछ समय के लिए, जो भी 1 महीना 1.5 महीना वो बताएं। और उसके साथ साथ आप फिर प्राणायाम का अभ्यास, अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो प्राणायाम आदि से, मुद्राओं बंद आदि से ठीक हो सकती है। मगर अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो फिर मेडिसिन भी चाहिए, और कुछ केसेस में आपको सर्जरी, जो आयुर्वेदिक सर्जरी, ओपीडी सर्जिकल प्रोसीजर है क्षार सूत्र, वो भी आपको करवाना पड़ेगा। जी वृंदन भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओम दीदी, ठीक, ओम। मैं ये पूछना चाहता था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने बताया था कि डायफ्राम ऊपर और नीचे होता है, जिसके कारण लंग्स सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो हमारे लंग्स में एयर इनटेक आता है और एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब नाइट्रोजन बाहर जाता है। तो लंग्स को, ये डायफ्राम को कौन ऑपरेट करता है, उसके बारे में तो थोड़ा बताएंगे? मैंने बताया था ना, डायफ्राम ऑपरेट होता है हमारे ब्रेन से। पर एक्चुअली अगर हम यौगिक प्रक्रिया में जाएं, हमारे मनीषी जो हमें बता रहे हैं उसको देखें, तो यहाँ प्राण और अपान काम करते हैं। ब्रेन अवश्य इसको कंट्रोल करता है, इस मूवमेंट को। ब्रेन में हमारा जो ब्रेन का बेस, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, तो वो पूरा जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, डायफ्राम की मूवमेंट है, उसको हमारा जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, जो ब्रेन का जो बेस होता है, वहां पर इसके सेंटर्स होते हैं, वहां से ये रेगुलेट किया जाता है। पर एक्चुअली अगर हम और सूक्ष्मता में जाएं तो प्राण और अपान की प्रक्रिया इसको रेगुलेट करती है। प्राण जो होते हैं उसकी गति हमेशा, इन सबकी जितने भी हैं, ये प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, इनकी अपनी अपनी गति होती है, इनका अपना अपना एरिया होता है जहां पर ये काम करते हैं। तो प्राण हमेशा ऊपर से बाहर की ओर जाने के लिए तैयार रहते हैं, और अपान की गति जो होती है वो नीचे से बाहर की ओर होती है। तो अपान की जब गति होती है तो डायफ्राम पर मेनली ये 2 काम करते हैं। तो अपान जब कार्य करता है तो डायफ्राम को नीचे की ओर खींचता है, तो हमारे चेस्ट कैविटी में एक वैक्यूम क्रिएट होता है उससे, और हमारे फेफड़े जो हैं वो उनको फिर हम जब
श्वास ग्रहण करते हैं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए हम नासा छिद्रों से वायु को अंदर लेते हैं, हमारे फेफड़े एक्सपैंड होते हैं, जितनी स्पेस होती है उसमें वो एक्सपैंड हो जाते हैं। कुछ और भी मसल्स होते हैं, हमारे चेस्ट मसल्स होते हैं, पेक्टोरालिस, फिर हमारे रिब्स के मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, वो सब भी इसमें एड करते हैं, मदद करते हैं, मगर मेनली ये डायफ्राम पर अपान की प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद जब प्राण काम करते हैं साथ में तुरंत वो अप्लाई करते हैं अपना फोर्स, तो ये डायफ्राम वापस ऊपर की ओर आता है, थोड़ा ऊपर कॉन्वेक्स हो जाता है, ऊपर की ओर आप कहेंगे तो ऊपर की ओर देखेंगे तो चेस्ट में अंदर आ जाता है, लंग्स को धक्का लगता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर आता है, तो हम एक्सहेल कर देते हैं। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया प्राण और अपान की गति के कारण, जो उसका वर्क होता है हमारे डायफ्राम पर, उसके कारण संपादित होती रहती है। धन्यवाद दीदी जी। दूसरा एक प्रश्न था, अगर थोड़ा समय आप दे। हाँ जी पूछिए। स्केलेटन सिस्टम में जो वीडियो डाला था नेहा दीदी ने, तो उन्होंने एक स्टर्नम बताया था और उसमें एक और है वेंट्रल, तो वेंट्रल किसको बोलते हैं, जस्ट खाली वो आप बता पाए? इसके लिए मैं इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगी। ओके ठीक है, हाँ, या मैं इसका डाल दूंगी ग्रुप में, इसका मैं उत्तर डाल दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, स्टर्नम जो है वो बोन है, मेरे ख्याल से उसी का एक हिस्सा है जिसको वेंट्रल कहते हैं, पर मैं इसका कंफर्म जो है वो मैं आपको, मैं ग्रुप में नेहा बहन को दे दूंगी इसका आंसर। धन्यवाद। कोई बात नहीं। नमिता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नमिता जी अनम्यूट कीजिए। जी ओम दीदी, जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसा कि मैं अभी बताया आदरणीय हमारे गुरुदेव जी ने कि मासिक धर्म में मूल बंध की प्रक्रिया के साथ जो है कपालभाति कर सकते हैं, क्या और भी कोई आसन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कुछ आसन जो हैं हमारे जो मासिक चक्र को अच्छा रखने के लिए या मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स को ही दूर रखने के लिए, ठीक करने के लिए, जो कंधर आसन है, कंधों पर भार लेते हुए हम अपने मध्य भाग को, शरीर के मध्य भाग को उठा लेते हैं, जिसे सेतुबंधासन का एक प्रकार भी कहा जाता है, एक तरह का सेतुबंधासन है, ब्रिज पोस्चर। तो ये कंधर आसन जो है ये बहुत उपयोगी आसन है। उसके साथ साथ जो हमारा ये नाभि को भी व्यवस्थित कर देता है, नाभि को भी सेंट्रलाइज करता है, और साथ ही साथ ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। भाइयों को प्रोस्टेट की समस्या हो या महिलाओं को यूट्रस ओवरीज आदि की कोई समस्या हो, तो इन सब के लिए ये जो है मूल बंध के साथ जैसे हम करें इसको, देखिए जब हम कंधरासन लगाते हैं तो गले वाला जो बंध है वो तो ऑटोमेटिकली लग जाता है, हमारा जालंधर बंध। फिर साथ ही साथ जो है शरीर को उठाते हुए अगर हम मूलबंध भी लगा लेते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। और इस पोस्चर में रुकने के बाद अगर हम पार्शियल उड़ियान बंध, जैसे जो एयर होता है उसको भी एक्सहेल करके, श्वास को बाहर छोड़ के हम उड़ियान बंध भी लगाने का प्रयत्न करें और इसी में थोड़ी देर रुकें, 2 से 3 मिनट रुकें, तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है हमारे सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए। तो ये एक तरह का बाह्य प्राणायाम ही आसन के साथ हम कर रहे हैं, तो ये प्राणायाम पूर्वक आसन हो जाता है हमारा सेतुबंधासन या कंधरासन। तो ये कंधरासन हमारे यूटेरिन प्रोलैप्स के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनते हैं उनको भी बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है, मासिक चक्र को नियमित करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें कपालभाति का अभ्यास भी किया जा सकता है, इसी आसन को लगाकर थोड़ा सा मूलबंध भी लगाएं, जालंधर बंध लगा हुआ है, उड़ियान बंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब कपालभाति कर रहे हैं तो उसमें कपालभाति का अभ्यास भी किया जा सकता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। धन्यवाद।
जी, डॉक्टर रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, जी ओम जी ओम दीदी, ओ ओम जी ओम दीदी। दीदी थोड़ा समय हो तो मैं बोलता हूँ। जी जी बोलिए अवश्य। और अपने स्नेहा बहन के और सुनीता बहन की इजाजत से बोलता हूँ। जी जी भाई। हमारे, हाँ जी, हमारे रुंदन भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था, दिलीप भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी हाँ, तो पहले मैं वृंदन भाई ने जो पूछा था उसके बारे में बताता हूँ कि वृंदन भाई ने जो पूछा कि स्टर्नम को वेंट्रल जो शब्द उन्होंने बोला था, तो जी वो दीदी ये जो अपना पीठ का भाग है उसको डोर्सल कहते हैं, और जो स्टर्नम हाँ रहता है वो वेंट्रल साइड में रहता है, जी इसलिए जी उसको वेंट्रल बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ सही कहा आपने। हाँ हाँ। दूसरा एक है कि रंजन भाई ने एक पूछा था कि जब अपन अपान क्रिया करते हैं तो उसमें जो डायफ्राम है, अपन वैसे तो कंट्रोल अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है, लेकिन योगी जो है वो उसको प्राणायाम के माध्यम से यानी जबरदस्ती से जो करते हैं उसको हम्म क्रिया को अपन योगी यानी हठ योगी जो बोलते हैं अपन, तो हम्म। ये क्रिया से करते हैं। तो जब अपन बाह्य प्राणायाम करते हैं, पूरा सांस बाहर निकालते हैं, उस टाइम वो जो डायफ्राम है वो पूरा नीचे आता है। उसके साथ में अपने एब्डोमिनल मसल जो अपने उडियान बंद के काम में आती है, उसके बाद में पेल्विक मसल्स है वो भी काम में आती है। तो जी इसलिए अपने तीनों मसल है, डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल और पेल्विक मसल, ये तीनों अपने को उपयोग में आते हैं यानी अपान क्रिया में। हम्म हाँ, इसलिए अपन अपान क्रिया में गैसेस निकालने के लिए, लैट्रिन निकालने के लिए, डिलीवरी के लिए, पेशाब निकालने के लिए, ये तीनों एक्शन में काम आते हैं ये मसल्स। हाँ जी सारे मसल्स यूज होते हैं। जी और जी बहुत हमारे दिलीप भाई के जो प्रश्न थे उसमें पाइल्स बोले तो दादा वो जो एनल कैनाल दीदी ने बताया 1-1.5 इंच का रहता है, उसमें जो ब्लड वेसल है, 3 ब्लड वेसल रहती है, वो थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, उसमें कभी पेन होता है या कभी ब्लीडिंग होता है, उसको पाइल्स बोलते हैं। दूसरा है फिशर बोले तो उसमें जब अपना लैट्रिन कड़क होती है तो उसमें कभी क्रैक पड़ जाता है, जैसा अपने हील में क्रैक होता है वैसा अगर क्रैक हो गया तो उसको फिशर बोलते हैं। और तीसरा है फिस्चुला। फिस्चुला में क्या होता है कि एनल कैनाल के आजू बाजू में थोड़ा सा फोड़ा होता है और उसमें से मवाद बहते रहता है, उसको फिस्चुला कहते हैं। जी जिसमें बहुत दीदी ने सुंदर, बोला था उन्होंने कि पूरा अर्थ डिटेल में अर्थ बता दिया आपको। अब कोई कंफ्यूजन कहीं रहने की संभावना ही नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं डॉक्टर रमेश जी का। ये हमारे हमेशा सहयोगी रहे हैं और हर कार्यक्रम में मेरा उत्साहवर्धन भी करते हैं, और साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट टिप्स जो हैं वो भी देते रहते हैं। तो आपका हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और दीदी जानी दीदी ने जो पूछा था उसमें कंधरासन बोला था, वो पीसीओडी में भी काम आता है, उसमें हाँ विपरीत करनी जो है वो भी अच्छा उपयोगी रहता है। हाँ विपरीत करनी भी बहुत अच्छा है। जी दीदी जी धन्यवाद दीदी। विपरीत करनी मुद्रा में आप शरीर को रखेंगे, और अगर स्वयं नहीं लगा सकते तो दीवार की मदद से या पिलोज कुशंस की मदद से या चेयर पे ऊपर पैरों को रखते हुए, तो चेयर या सोफा के ऊपर रखते हुए उस तरीके से भी आप कर सकते हैं विपरीत करनी मुद्रा, जो बहुत बेनिफिशियल होती है हमारे रिप्रोडक्टिव, मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और ये विपरीत करनी मुद्रा हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, जो रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड आता है वो हमारे हार्ट के लिए भी। तो सभी के लिए मैं कहूंगी कि दिन में कभी भी समय मिले तो चेयर की मदद से या दीवार की मदद से थोड़ी देर इस इन्वर्टेड पोस्चर में सभी मेल फीमेल सभी को थोड़ी देर अपने शरीर को रखना चाहिए। तो इससे बहुत सारे रोगों से हमारा बचाव हो जाता है, और रोग आ गए हैं तो उनका निवारण हो जाता है। और कल के प्रश्न में दीदी ने जो बोला था कि हार्ट का अभ्यास करने वाले डॉक्टर उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और हार्ट का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को कार्डियक सर्जन कहते हैं। हाँ जी 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 बहुत अच्छा। तो ये धन्यवाद। हाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है रमेश जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो आइए आज समाप्त करें अब आज का सत्र। जी जी दीदी जी। जी आदरणीय रश्मि बहन कुछ कहना चाह रही हैं। जी 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 कहें। न मुझे कुछ नहीं